excessive free fluid accumulation inside body tissue is called edema। तो हमने डेफिनेशन से सिंपल सी बात एक समझी कि सर एडिमा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सेसिव एबनॉर्मल फ्री फ्लूइड है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा सर, बॉडी टिश्यू के अंदर जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये जो बॉडी टिश्यूज हैं सर, इसमें दो कैटेगरीज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि जो फ्लूइड था, जो फ्री फ्लूइड था, वो एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे, आइदर विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। तो जो फ्री फ्लूइड था वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा कि सर, या तो वो सेल के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा या कहाँ होगा, वो सेल के बाहर कहीं पे जाके एक्यूमुलेट होगा। तो अगर वो जो फ्री फ्लूइड था, एबनॉर्मल फ्री फ्लूइड था, वो विद इन द सेल जाके एक्यूमुलेट हुआ तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर एडिमा। एंड अगर वो आउटसाइड द सेल जाके एक्यूमुलेट हुआ तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। अब इंट्रा सेल्यूलर एडिमा के अंदर क्या होगा कि सर, एक सेल था, इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड आके बाहर से एक्यूमुलेट हो गया, सो दिस सेल बिकम लाइक दिस। ये सेल क्या हो गया, स्वॉलन हो चुका, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर एडिमा। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा में सर वो जो स्पेस है वो क्या हो सकता है, आइदर इट इज इंटरस्टिशियल स्पेस के सर ये बहुत सारे सेल्स हैं हम लोग के पास, ये तो मॉर्फोलॉजी में ठीक है, लेकिन जो इसका नियर बाय स्पेस है, ये जो इसके आउटसाइड ये चारों तरफ स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारा पानी आके एक्यूमुलेट हो गया, बहुत सारा फ्लूइड आके एक्यूमुलेट हो गया, तो इसको इंटरस्टिशियल स्पेस। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था ये बॉडी की किसी सीरस कैविटी में जाके एक्यूमुलेट हो गया। अब वो जो सीरस कैविटी है वो क्या हो सकती है कि अगर जो ये फ्लूइड था ये पेरिटोनियम के अंदर जाके फिल हो गया, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कॉल दिस एसाइड्स। या सर अगर ये प्लूरल कैविटी में जाके एक्यूमुलेट हो गया तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोथोरैक्स। और अगर ये सर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो गया तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोपेरिकार्डियम। तो अब हमने क्या समझा कि एडिमा को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर इंट्रासेल्युलर एडिमा और आइदर एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा। तो एक एक करके इनको देखते हैं कि इंट्रासेल्युलर एडिमा क्या है और एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा क्या है। सो एडिमा के बेसिकली दो टाइप होगा, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। फर्स्ट टाइप अगर हम इंट्रा सेल्युलर एडिमा की बात करें तो इसमें हम लोग ने समझा था कि सर एक सेल था, इसके अंदर बाहर से आके बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया एंड दिस सेल बिकम swollen, ये सेल फूल गया, ये इट बिकम swollen, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर एडिमा। नाउ द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ सेल। अब ये चीज समझने वाली है, इसमें क्या था कि सर ये एक टिश्यू है, दिस इज अ टिश्यू एंड दिस इज अ सेल। इसके अंदर की कंसंट्रेशन और इसके बाहर की कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, दोनों के जो आयन कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज वैल्यू, ऑन एन नेट वैल्यू इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, सेम होगी। अब क्या था कि अगर किसी वजह से ये जो सेल था ये हाइपर ऑस्मोलर हो गया, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो ये अपनी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या करेगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस से बोलेगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर आने दो। जब ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर आएगा तो वो फ्लूइड क्या होगा, इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और दिस सेल बिकम लाइक दैट। ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग के पास एक किशमिश थी, उस किशमिश को हमने पानी में डाला। अब जो किशमिश है वो कैसी है, हाइपरटोनिक इन नेचर। किशमिश कैसी है, हाइपरटोनिक, और वाटर कैसा है,
हाइपोटोनिक, क्यों? क्योंकि किशमिश में सॉल्यूट की वैल्यू ज्यादा है और वाटर में सॉल्यूट की वैल्यू कम है, तो वाटर आउटसाइड से इनसाइड द किशमिश ट्रांसफर हो जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, एंड दैट किशमिश और रेजिन विल बिकम स्वॉलन। उसके बाद बात आती है कि सर ये सब हुआ कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का। सो इसके पीछे का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो ये है कि ये जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल टाइप का पंप है। एक क्या है? स्पेशल टाइप का पंप। तो जितनी भी सेल हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप के पंप हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसके पीछे की कहानी क्या है कि ये जो पंप है ना ये क्या करता है, सेल से एटीपी लेगा और उस एटीपी की एनर्जी की मदद से ये पंप ऑपरेट होगा। ये पंप किसकी मदद से ऑपरेट होगा? ये जो सेल एटीपी बनाएगा उसकी हेल्प से ये पंप ऑपरेट होगा। और क्या करेगा, ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, तो देयर इज इफ्लक्स ऑफ सोडियम, और इसके बदले में 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म कि सेल क्या करता था, एटीपी की फॉर्मेशन करता था। वो एटीपी की फॉर्मेशन होने के बाद वो एटीपी इस पंप के पास जाता था। ये पंप इस एटीपी से एनर्जी यूज करता था और 3 सोडियम को बाहर फेंकता था और 2 पोटेशियम को अंदर देता था। अब हुआ क्या, ऐसा कोई भी कॉज हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ जिसकी वजह से इस पंप की जो फंक्शनिंग थी वो खत्म हो गई, या ये पंप फेल हो गया काम करने से। जब ये पंप फेल हो जाएगा काम करने से तो क्या होगा, ये सोडियम को बाहर नहीं फेंक पाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जा पाएंगे तो इनसाइड द सेल क्या होगा, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जब सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो सेल विल बिकम व्हाट, इट बिकम हाइपर ऑस्मोलैरिक सेल। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, अब सर कॉज क्या हो सकता है कि ये जो पंप है फेल कैसे हुआ? सबसे पहली बात कि इस सेल को क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। किस चीज के लिए? एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो सर आप एक काम करो ना, इस ऑक्सीजन की सप्लाई को रिड्यूस करा दो। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करा दो आप, रिड्यूस करा दो। जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एटीपी फॉर्म नहीं होगा। जब एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। सो इन हाइपोक्सिक कंडीशन, ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि सर जो सेल है उसको एटीपी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ और भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, और भी तो मटेरियल चाहिए जैसे ग्लूकोज। तो आप क्या करो कि ऑक्सीजन तो आपने कम करा ही दी, आप इसके साथ साथ इसमें इस्कीमिया भी करा दो। इस्कीमिया में क्या होगा कि सर जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा और ग्लूकोज भी नहीं पहुंचेगा। जब ना ऑक्सीजन पहुंचा ना ग्लूकोज पहुंचा तो सर ये जो सेल है वो एटीपी कैसे फॉर्म करेगा, और जब एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो सर इस पंप को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जब सर पंप को एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो पंप फेल हो जाएगा, और जब पंप फेल हो जाएगा तो सोडियम की कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल बढ़ती जाएगी, और जब सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सेल की ऑस्मोलैरिटी अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हाइपोनेट्रीमिया। अभी मैंने हम लोग ने डिस्कस किया कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये जो सेल है इन दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी। तो अब एक पेशेंट ऐसा था, एक पर्सन ऐसा था जिसमें हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हुआ। अब हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या हुआ कि सर उसके ब्लड में ये जो सोडियम की कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, लेस हो गई। तो जब ये ब्लड या इंटरस्टिशन के आसपास उसकी सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसके कंपैरिजन में जो सेल की कंसंट्रेशन है वो अपने आप ज्यादा हो जाएगी। भाई फॉर एग्जाम्पल क्या था कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके पास भी 10 सोडियम के आयन्स हैं, और जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ये विद इन द सेल इसके पास भी 10 सोडियम के आयन है। सो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन है। अब हाइपोनेट्रीमिया के अंदर हुआ क्या, ये जो 10 थे ये किसी तरह बॉडी से लॉस हो गए। जब ये बॉडी से लॉस हो गए तो फॉर एग्जाम्पल ये बन गए, ये हो गए 2, तो इसके कंपैरिजन में ये तो ज्यादा हो गए, तो इसके कंपैरिजन में आउटसाइड द सेल का जो रीजन है इसके कंपैरिजन में सेल बिकम व्हाट, सेल बिकम हाइपर ऑस्मोलैरिक, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई। तो अब इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए सेल क्या करेगा कि वो बाहर से जो वाटर है वो उसको अंदर लेके आएगा ताकि डाइल्यूशन हो जाए, और जब डाइल्यूशन होगा तो ऑस्मोलैरिटी
सो इन सिंपल वर्ड सेल वांट टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। सो जब पानी बहुत सारा बाहर से अंदर आ जाएगा तो सेल बिकम swollen and this swelling due to fluid is called edema. So these are the some causes by which intracellular edema take place. One more thing कि सर ये जो ATP फॉर्मेशन था इसके पीछे मेन कौन था? ये जो ATP फॉर्मेशन था इसके पीछे सेल में मेन कौन था? तो वो कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा है या कोई चीज ऐसी है जो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दे जिसकी वजह से एटीपी नहीं बन पाएगा तो वो तो उसकी वजह से भी क्या होगा? ये पंप फेल होगा और ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और फाइनली क्या डेवलप हो जाएगा? एडिमा। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है उसके पीछे क्या क्या हो सकता है? या तो कोई ड्रग ऐसी है कि जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करा दिया? डैमेज करा दिया, या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस ऐसा है, या कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रासेलुलर एडिमा। रिकॉल करें तो क्या था? इंट्रासेलुलर एडिमा के पीछे मैकेनिज्म सिंपल सा इतना था कि सर इनके सरफेस पे एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपी। ये सेल से एटीपी लेता है, उसकी एनर्जी से पंप ऑपरेट होता है जिसकी वजह से 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये नॉर्मल फंक्शनिंग थी। सर अगर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से पंप फेल हो गया और जब ये पंप फेल होगा तो सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जो सेल की ऑस्मोलैरिटी वो अपना बढ़ जाएगी। जब सेल की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो सेल ज्यादा से ज्यादा वाटर का इन्फ्लक्स करवाएगा और जब ज्यादा से ज्यादा वाटर सेल के अंदर इन्फ्लक्स होगा सो इट विल इवेंचुअली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडिमा। ओके, अब उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं कि सर या तो हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इस्कीमिया हो जाए, ब्लड जो ग्लूकोज है या अदर न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाएंगे, हाइपोनेट्रियमिया है वो हो जाए, या डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा और विच इज जनरली कॉल्ड एडिमा।